नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और हमारा खास शो, जी हाँ, जिस पर हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। कल यानी कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और अगर ज्योतिषीय गणना को हम माने समझे तो ये ग्रहण आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज भाद्र पूर्णिमा है। इस बार भादो पूर्णिमा की रात में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में आध्यात्मिक रूप से इस पूर्णिमा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो पूरे साल पड़ने वाली पूर्णिमा खास होती है, मगर इस पूर्णिमा का प्रभाव अलग ही प्राप्त होगा। इसे देवताओं ने भी विशेष माना है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को खगोलीय घटना माना जाता है। पौराणिक मान्यता यह है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। आज लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत और विदेश की भौगोलिक स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। खगोलविदों के अनुसार चंद्र ग्रहण पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत इस खगोलीय घटना के साथ हो रही है। दरअसल माना जाता है कि पितृ हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पितृलोक से पितृधरती पर अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा लेकर आते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से उन्हें संतुष्ट किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो आशीर्वाद स्वरूप अपने वंशजों की उन्नति का वरदान भी देते हैं। करीब 100 साल बाद पितृपक्ष पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है, जिसे बेहद ही खास माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर किस तरह से पड़ने वाला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी मैं आपसे परिचय करवाऊंगी। इस बार श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं, 7 सितंबर यानी रविवार से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार पितृपक्ष के पहले ही दिन चंद्र ग्रहण लगने से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि सूतक के दौरान श्राद्ध की पूजा या पितरों का तर्पण कैसे किया जाएगा। 7 सितंबर को भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे पितृ पूर्णिमा या श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसके बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों के दौरान लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। लेकिन इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष का आरंभ ही चंद्र ग्रहण के साये में होगा। चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक 12:57 से शुरू हो जाएगा, इसलिए देव पितृ कार्य यानी तर्पण भी इससे पहले तक ही किए जाएंगे। श्राद्ध की साथ ही श्राद्ध पक्ष में जिन लोगों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होगा, उनको ब्राह्मण भोजन भी सूतक लगने से पहले ही कर लेना होगा। तो स्पर्श के समय से 2 घंटे पहले बंद करने की परंपरा है। हम लोग और सिफर साइड पर चलते हुए रात में 7:30 बजे तक तीनों आरती अपनी 4 बजे से प्रारंभ करेंगे। सायंकालीन जो आरती होती है 4 से 5 हमारी सप्तऋषि आरती होगी, 5:30 से 6:30 हमारी श्रृंगार दर्शन आरती होगी और उसके बाद रात में 7 से 7:30 हमारी शयन आरती हो जाएगी और 7:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दशकों बाद श्राद्ध पक्ष में 2-2 ग्रहण लग रहे हैं। इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है तो समापन पर सूर्य ग्रहण है। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना उत्तम माना गया है, जिससे पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या होगा इसका पूरा विधि विधान, साथ ही श्राद्ध पक्ष में 2 ग्रहण पड़ने का क्या होगा शुभ अशुभ फल, कैसे करें इसका निदान, इन सब पर करेंगे बात। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे, किस राशि पर कैसा असर और इसको क्यों इतना खास माना जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर सुनील भारद्वाज ज्योतिषाचार्य स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य मदन जी ज्योतिषाचार्य स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा ज्योतिषाचार्य स्टूडियो से, और साथ ही आचार्य कृष्णा शर्मा जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ प्रोफेसर संजय चमोली डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ रहेंगे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करूंगी और समझेंगे इस चंद्र ग्रहण को। तो शुरुआत आपसे करना चाहूंगी मैं, और सबसे पहले शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत।
अच्छी शुरुआत, और वाकई में जो स्टूडियो का माहौल है वो बदल जाता है जब आप शंखनाद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। क्यों इतना खास इस चंद्र ग्रहण को माना जा रहा है? देखिए, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों का नमन करने का समय, और 1903 में ऐसा समय आया कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णमासी और अमावस में ऐसा संयोग देखने को मिला। और ये जो संयोग है ये इसलिए बहुत मुख्य है क्योंकि आपके पास अभी खप्पर योग चल रहा है, कालसर्प योग होके गुजरा है, खप्पर योग दोबारा आ गया, 7 अक्टूबर तक खप्पर योग है। अब क्योंकि उथल पुथल मची हुई है इसके कारण, और ये योग कहीं ना कहीं अब ये कुंभ राशि में घटेगा। कुंभ राशि में घटने से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वायु तत्व की राशि है, लोगों को चिंता करेगा, कफ प्रधान लोगों को, जो कि आजकल मौसम देखा आपने एकदम चेंज हो गया। तो कफ, आयुर्वेद चिकित्सक होने से हम ये बता सकते हैं कि कफ बढ़ा देगा ये, और कफ बढ़ाएगा लोगों का, और कहीं ना कहीं सर्दियों तक, अब ये होली तक परेशान करेगा। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी का है तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान करेगा। दूसरा, ये कुछ ना कुछ अब अलग अलग राशियों पर तो करेगा ही करेगा सर। इस ग्रहण की कुछ विशेषताएं ये हैं कि ये ग्रहण चलते समय में, जो इसके बाद आपको अमावस्या के दिन जो प्रारंभ हुआ, ये पूर्णमासी को प्रारंभ हुआ, अमावस्या के दिन जब समापन होगा तो सूर्य ग्रहण तक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इससे देश विदेश दुनिया में उथल पुथल मची रहेगी, और ये चल भी रही है बहुत टाइम से। ये ग्रहण की इसकी विशेषता है। तो देश पर कैसा इसका असर रहेगा? और जैसा आपने कहा कि ये इसका असर आपके शरीर पर तो पड़ ही सकता है। जो शरीर पर तो देखिए वो इफेक्ट तो आपके इसलिए आएगा ना कि वात पित्त कफ के आपके नियंत्रण चले जाएंगे, वो आपके नियंत्रण कम हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कुछ ऐसी चीजें खाएंगे, विरोध आहार का आप सेवन ज्यादा करेंगे, क्योंकि इन दिनों में आपका मौसम है नहीं अभी, तो ऋतुओं के हिसाब से भी हमारे यहाँ कहा गया, तो उसी हिसाब से ग्रहण का जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, और हम बीच में धरती पे बैठे हैं, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनको अगर कोई नियंत्रण कर लेगा तो वो निरोगी काया का स्वामी बनेगा। और जब वो निरोगी काया का, उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसके सातों चक्र बराबर चलेंगे, तो उसका जो ऑरा है ना वो बहुत अच्छा, चाहे वो काम करेगा, चाहे वो जॉब करेगा, चाहे वो बिजनेस करेगा, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएगा, तो कम से कम वो नियंत्रण रखेगा अपनी वाणी पे, अपने कंट्रोल। बिल्कुल। तो चंद्रमा जो कि मन का कारक है, आचार्य मदन जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, कितनी उथल पुथल इस चंद्र ग्रहण के दौरान मन पर होने वाली है, और किस किस जातकों को ज्यादा इसका सामना करना पड़ेगा? बहुत अच्छा बताया कि चंद्रमा मन का कारक है। उपनिषदों में ये चर्चा हुई है, वहाँ विषय ही मन, प्राण और आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व पर है। प्रारंभ में हिरण्यगर्भ के मन से ही चंद्रमा की उत्पत्ति मानी गई है, और वही चंद्रमा कहा गया है कि चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्राविशत, कि चंद्रमा मन बनकर शरीर में, इस मानव शरीर में हृदय बनकर में प्रवेश कर गया, मन बनकर। अब ये समस्त जागतिक स्थिति में देखेंगे, मास लेवल पर यानी सामूहिक स्तर पर मानव मन का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। अगर उस पर ग्रहण लग रहा है और राहु उसको ग्रसने के लिए तैयार है, कुंभ राशि में ही लगभग 24 डिग्री के आसपास, क्योंकि वक्री अवस्था में राहु रहता है, और चंद्रमा का जो 7 सितंबर को जो ग्रहण के समय 10 बजे लगभग 21 डिग्री के करीब चंद्रमा रहेगा। तो राहु उधर से वक्री चल रहा है, चंद्रमा आगे से बढ़ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रसण यानी ग्रहण का जो योग है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए इस नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, उन पर विशेष पीड़ा होगी निश्चित रूप से, और बड़ी सावधानी से इसको समझना चाहिए। इस ग्रहण काल में बहुत सारे नियम हैं, और भी ज्योतिष वक्ता जो हैं उस पर प्रकाश डालेंगे कि जब ये ग्रहण चल रहा है उससे पहले किस प्रकार से स्नान करके, फिर मध्य काल में ग्रहण के मध्य में जप होम इत्यादि का पूरा व्यवस्था है, उसको करना चाहिए। उसके बाद जब ये मोक्ष हो जाए फिर उसके बाद फिर कुछ कर्म है, और भोजन संबंधी नियम भी हैं कि कम से कम 3 प्रहर पहले भोजन का जो है कर लेना चाहिए, उसके बीच में नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं ग्रहण के। अभी बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से जाननी है कि किस किस जातक पर असर पड़ेगा, किस राशि पर सबसे ज़्यादा असर है, उपाय क्या कर सकते हैं, तमाम बातें होंगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ये चंद्र ग्रहण है ये कितने बजे से लगेगा। डॉक्टर गिरीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कब से इसकी शुरुआत हो रही है? जी,
देखिए, चंद्र ग्रहण जो है 9:57 से प्रारंभ होगा ये, और 11:41 इसका मध्यकाल होगा। 1:27 पर मोक्ष है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है 9 घंटा पूर्व लग जाता है। सूतक काल में बहुत सारे नियम, जैसे पूज्य आचार्य ने बताया अभी, मूर्तियों का स्पर्श वर्जित होता है। सूतक से लेकर के और ग्रहण काल तक आप विशेष मंत्रों का अपनी राशि के अनुसार अथवा गुरु मंत्र का या अपने इष्ट के मंत्रों की जाप आप कर सकते हैं एक साधना के रूप में। लेकिन मूर्ति का स्पर्श वर्जित रहता, इसीलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, लगभग 122 वर्षों बाद ये बड़ा अच्छा संयोग बना है कि पितृपक्ष के प्रारंभ में ये जो ग्रहण का योग बन रहा है, पितरों के तर्पण के लिए या पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुखद योग है। ग्रहण में किया गया दान, तर्पण या पितरों के निमित्त की गई अर्चना पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इसका फल अक्षय होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। और सबसे बड़ी बात है, 21 तारीख को लगने वाला सूर्य ग्रहण, हालांकि ये भारत में दृश्य नहीं है, इसका सूतक भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए, जब कोई खगोलीय घटना घटती है तो इसका प्रभाव वो कहीं भी घटे पूरे धरा पर पड़ता है, पूरे विश्व पर पड़ता है, तो कहीं न कहीं से वो भी अपना प्रभाव डालेगा। ग्रहण की एक विशेषता है, जब कोई ग्रहण आता है वो 6 महीनों तक अपना प्रभाव दिखाता है। 6 महीना कैसे? लगने के 3 महीना पूर्व से और लगने के 3 महीने बाद तक इसका प्रभाव रहता है। 3 महीने पूर्व का प्रभाव हम आज देख रहे हैं, जो बाढ़ है, बारिश है, कितनी आपातकालीन स्थितियां बनी हुई जगह जगह पर। विदेशों में जो आज युद्ध का वातावरण बना हुआ है, भूकंप है, अभी आपने देखा भूकंप आया था, दिल्ली भी थोड़ी हिली थी, तो ये सब कारण इस चंद्र ग्रहण के कारण ही हो रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी कि पहले से प्रभाव जो था इसका दिखना शुरू हो गया है। और बाढ़ बारिश ने तो इतना ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ है इस समय पूरे देश में। और पंजाब के क्या हाल है हम समझते ही हैं, वहाँ पर वैसे भी 5 नदियाँ वहाँ पर हैं। तो हम यही समझे गिरीश जी कि यही कारण है, क्योंकि लगातार बारिश, कई सालों में इतनी बारिश नहीं देखी। देखिए, राजस्थान, पंजाब, ये जो बाढ़ से पीड़ित है, हमने इतिहासों में पढ़ा होगा इतिहास में कि राजस्थान रेगिस्तान टाइप का सूखा प्रदेश है और कभी इतनी वृष्टि वहाँ नहीं देखी गई। लेकिन कुछ वर्षों से वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। और आज की जो स्थिति है, पंजाब से लेकर के राजस्थान तक की बहुत सारे इलाके बाढ़ से पीड़ित हैं। और चंद्रग्रहण के पहले भूकंप का आना, अक्सर आपने देखा जब कोई ग्रहण आता है तो उसके आगे और पीछे आने के पहले और बाद में भूकंप की स्थितियां बनती हैं। अक्सर ये देखा गया है कई वर्षों से। तो ये भी एक कारण है, ऐसा नहीं, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक विशेष कारण है। बिल्कुल, तो इसे कारण माना जा रहा है। आचार्य कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में अभी ये चंद्र ग्रहण जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो अब ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, कल से श्राद्ध पक्ष की भी शुरुआत है। इन दोनों का क्या कनेक्शन रहने वाला है? देखिए, मृत्यु लोक यानी कि पितृ जो हमारे मृत्यु लोक से जब धरती पे आएंगे अपने परिवार से मिलने, तो उस समय ये ग्रहण पड़ रहा होगा, तो बहुत सारी जो अतृप्त चीज़ें हुए, आत्माएं हैं, बहुत सारी अतृप्त नकारात्मक शक्तियां हैं, वो प्रबल होने वाली हैं। क्योंकि उस दौरान जब ग्रहण पड़ेगा तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर अपना ये प्रभाव भी डालेगा। और 15 दिन तक का जो समय होगा, यानी कि अमावस्या पे जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, बेशक भारत में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, मगर उसका असर तो जो हमें जरूर राशियों पर भी रहेगा। और ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा और सूर्य जो है कहीं बाहर विदेश वालों के हैं, हमारे वहाँ नहीं है। तो इसलिए जो है जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमारे पितृ विदा होंगे, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या होगी, उस समय होगा, तो उस दौरान में ये 15 दिन में आप देखेंगे बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी। साथ ही जो है यहाँ पर ये जो ग्रहण है
वो कहीं ना कहीं जो है वो भी पूर्णमासी पे है। तो कहते भी हैं पूर्णमासी पे जब भी ग्रहण लगता है तो समुद्र में भी बहुत ज्वार भाटे होते हैं। उसके बाद जो है आप ये देखिए कि ऐसे में यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मानसिक रूप से आप जो है थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अभी इस समय हम ये देख रहे हैं स्थिति, जैसे कि अभी हमारे और भी आचार्यों ने बताया, ये बात फैक्ट है, हमने भी आपके चैनल पे के माध्यम से पहले ही बताया था कि ये साल जो 2025 है ये पूरा जो है दिसंबर तक के महीने को हिला कर रख देगा। इसके साथ ही यहाँ पर कई ग्रह यानी कि योग बने हुए हैं। खप्पर योग है, जब खप्पर योग होता है तो जाहिर सी बात है युद्ध की घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही जो है ज़्यादातर मृत्यु की बहुत ज़्यादा दरें बढ़ जाती हैं, बीमारियों के बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको, प्राकृतिक आपदाओं की चीज़ें अभी रुकेंगी नहीं, अभी और भी होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं वो सिर्फ मात्र ये जो है संयोग जो बना हुआ है, ग्रहों का संयोग बना है, उसके माध्यम से भी है। कुछ हमारी कहते हैं कि जो हमारे प्रकृति में कहते नहीं, जो कर्मास होते हैं, जो हमने किया है वो हमारे पास बदल के वापस प्रकृति हमें लौटाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रकोप है वो हमारे को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब कहते हैं कि भूकंप आता है, धरती हिल जाती है, क्योंकि पाप का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है तो धरती भी हिल जाती है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के हालात हो रहे हैं। और ऐसे में जहाँ पर कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ पर पानी इतना आ जाएगा, राजस्थान जैसी जगह में जब बाढ़ आ गई तो समझ में आता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे साइंटिस्ट हो, सबके सब फेल हो जाते हैं कि जब ऊपर वाला जब अपने पे आ जाता उससे बड़ा ज्योतिष तो कोई नहीं। और आपने जिक्र भी किया तो प्रोफेसर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। आपका स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं ज्योतिषीय गणना की बात करूँ तो जो ग्रहण लग रहा है, बताया कि कई सारे असर इसके देखने को मिलेंगे, राशियों के हिसाब से भी मैं पूछूंगी, लेकिन आप क्या इसमें बताना चाहेंगे? क्योंकि ग्रहण से पहले हम ये देख रहे हैं जिस तरह की बारिश, और बारिश ने जितना कहर बरसाया हुआ है इस बार, क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है। सबसे पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये वास्तव में एक विशेष स्थिति है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के फौरन बाद जो है सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये खगोलीय घटना बड़ी स्पेशल है। और इस ग्रहण का एक स्पेशल महत्व ये भी है क्योंकि ये 2.7 डेज पहले आ रहा है। जब हमारा जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, जब चंद्रमा जो है सबसे बड़ा हमको दिखाई देता है, जब वो सबसे नज़दीक होता है हमारी अर्थ के, उससे अगर हम गणना करें तो ये 2.7 डेज पहले आ रहा है। तो ये एक विशेष स्थिति है। और दूसरा इसको विशेष ये बात बताती है क्योंकि ये इस वर्ष का अंतिम जो है चंद्र ग्रहण है। इसके बाद हम अगले साल जो है चंद्र ग्रहण को वो करेंगे, लेकिन वो चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, वो अमेरिका में दिखाई देगा 3 मार्च को, तो 2026 को। तो वो इससे पहले की ये घटना जो है इस समय यहाँ पे है, ये इसको विशेष बताती है। जहाँ तक साइंस का या विज्ञान द्वारा देखने का मामला है इस चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को, इसका विशेष तौर पे हमारे यहाँ पृथ्वी पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। आप चाहे उसको धार्मिक आधार पर आप किसी भी रूप में जोड़ लीजिए, लेकिन जब ये ग्रहण की स्थिति बनती है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सूर्य से हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो हमको लाइट प्राप्त हो रही है, जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा के संचरण में ये थोड़ा बहुत चेंज हमको जो है महसूस होता है। क्योंकि हमारी अर्थ पे जो लाइफ है, जो जीवन है, वो जीवन जो है वो सूर्य की रोशनी के कारण या सूर्य द्वारा जो दी हुई एनर्जी है उस पे बेस्ड है। और हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ इस तरह से अनुकूल, क्योंकि हमारे ग्रह की स्थिति जो है वो सूर्य से एक बहुत ही अच्छे जगह पर है, जहाँ पर कि उससे द्वारा प्राप्त एनर्जी और उससे द्वारा प्राप्त लाइट से बहुत सारी चीज जो है हमारे यहाँ व्यवस्थित तरीके से चलती है, जिससे यहाँ जीवन है। तो अगर वहाँ ग्रहण की स्थिति बनती है तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे यहाँ पड़ता है। बट वो सिर्फ एक खगोलीय घटना है हमारे लिए, जिससे कि मतलब जो है वहाँ की लाइट, अब जब जैसे चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या है कि अर्थ जो है वो सन के बीच में, सन और मून के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि सन हमारी अर्थ का जो एक पार्ट है वो डायरेक्टली सन से एनर्जी रिसीव करता है। तो वहां से जो है कई तरह की एनर्जी आती है, कई तरह की जो है मैग्नेटिक वेव्स आती हैं, कई तरह के जो है वहाँ जो हमारा अपार एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वायुमंडल है, उसमें बदलाव हमको देखने को मिलते हैं।
जो एनर्जी वहाँ से डायरेक्टली हमको मिल रही है उतनी एनर्जी के हमारी अर्थ जो है वो लेने के योग्य, या कहने का मतलब ये है कि उस स्थिति में नहीं है कि उसको हैंडल कर सके। इसलिए उन चीज़ों से हमारी अर्थ या उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो साइंटिफिक तरीके से भी आप बता रहे हैं, लेकिन जब भी ग्रहण की बात आती है, चाहे चंद्र ग्रहण की बात करूं मैं, चाहे सूर्य ग्रहण की बात करूं, तो ज़रूर अगर मैं राशि के अनुसार समझने की कोशिश करूं, क्योंकि इतने आचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हर कोई जानना चाहता है कि हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जुड़े हुए हैं, आप सबसे मैं जानना चाहूँगी, राशि के हिसाब से अगर समझें तो किन राशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्या वो उपाय हैं जिसे कर इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है? देखिए, मेष राशि से प्रारंभ कर देते हैं अगर, तो मेष राशि वाले देखिए अग्नि तत्व की राशि है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, एक तो आपको बहुत अच्छे संकेत मिलने वाले हैं, धन लाभ होते आपको नज़र आएंगे, आपके कोई ना कोई काम बनते नज़र आएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपने फिर भी, जब कभी आदमी हर्ष उल्लास के वातावरण में होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, खाना शुरू कर देता है। आपने विरोध आहार से बचना होगा। अग्नि तत्व की राशि है, वायु तत्व में ये ग्रहण घट रहा है, तो इस बात का ध्यान रख लीजिए। वायु तत्व से यानी कि वात के होने वाले कम से कम 84 रोग होते हैं, और 84 रोगों में कहीं ना कहीं आप उनको बढ़ावा तो नहीं दे रहे, तो इसलिए आपने स्वयं बचना होगा। अपने आहार को अच्छा रखें, धन आ रहा है, धन को संचय करें, बचा के रखें, और बहुत अच्छा है आपकी राशि के लिए, क्योंकि देखो आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कुछ भी होगी, मगर यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको मंगल की उपासना करनी, यानी कि हनुमान जी के चोला प्रदान करें 9 मंगलवार तक, तो सवा महीने में आपका करीब करीब ये कार्यक्रम निपटेगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए शुभ होगा। बिल्कुल। तो ये तो मेष राशि की बात बताई आपने कि मेष राशि के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन खान पान का ध्यान ज़रूर रखना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कृष्णा जी, अगर हम और राशियों की बात करें, चाहे हम वृषभ की बात करें, मिथुन की बात करें, कर्क, इन 3 राशियों के बारे में आप बताएं कि कैसा रहेगा इनके लिए चंद्र ग्रहण? देखिए, अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो नवम भाव से इनके ऊपर अपना असर डाले, यानी भाग्य स्थान से, मगर फिर भी जो है इनका भाग्य थोड़ा यहाँ पर मैं कहूँगी साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी इनकी गड़बड़ हो सकती है, कहीं इनका पैसा रुक सकता है, हो सकता है अपनी हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा ये लापरवाही बरतेंगे तो इनको कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। बहुत जल्दी जो है चिड़चिड़ापन इनके अंदर थोड़ा जो आता है वो कहीं ना कहीं अपना भाग्य अपने आप ही खराब करने वाली चीज़ें कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ बता दें, अष्टम भाव से आपके ऊपर अपना प्रभाव जो ये ग्रहण डाल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको संतान के प्रति थोड़ा सा सजग रहने पड़ेंगे, क्योंकि संतान की थोड़ी चिंताएं आपको रहेंगी। इसके साथ ही किसी के साथ में किसी वाद विवाद में अगर आप पड़ के लड़ाई मोल लेते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा ही आपके लिए दिक्कत का सामना करें। परिवार की तरफ से कोई चिंता आपको जो है खाई जाएगी, तो थोड़ा सा आपके लिए भी यहाँ पर कष्टदायी हो सकता है। आप यहाँ पर अगर वाहन भी चला रहे हैं ना तो थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके यहाँ चंद्र यानी चंद्र जो है आपके राशि के स्वामी हैं और उनको ग्रहण लगा हुआ है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान तो होंगे, मगर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए अच्छा है। धन दौलत की थोड़ी सी यहाँ पे पिटारा खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो पहली 4 राशियों की बात हुई, अगली और 4 राशियों के बारे में मैं जान लेती हूँ। आचार्य मदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य मदन जी, अगर हम सिंह राशि से अगली 4 राशियों की शुरुआत करें, कैसा रहेगा इनके लिए आने वाला चंद्र ग्रहण, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, निर्णय सिंधु के अनुसार जिस राशि में ग्रहण होता है उससे तीसरी राशि, छठी राशि, 10वीं राशि और 11वीं राशि जो उपचय भाव भी हैं, इसमें ये शुभ फल देता है। दूसरी राशि, पंचम राशि, 7वीं राशि और 9वीं राशि में ये मध्यम फल देता है, यानी शुभ और अशुभ दोनों ही होता है। अब इस गणना से सिंह राशि पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, परंतु यहाँ पर उतने शुभ फल नहीं दिख रहे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर केतु से भी पीड़ित है, वहाँ चंद्रमा राहु से पीड़ित है, यहाँ चंद्रमा केतु, तो ये सप्तम भाव यानी कलत्र भाव को देखें तो ये अच्छे फल नहीं दे रहा। और 4, 8, 12 भाव जो है वो खराब राशि रहते हैं, परंतु इस दृष्टि से अगर देखें कि ये छठे भाव की राशि यहाँ आती है, अगली राशि जो आएगी, अगर कन्या राशि की बात करेंगे तो यहाँ पर कष्ट रहेगा, और कष्ट मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। और अगर देखें नहीं, सौख्य भाव आएगा, क्योंकि यहाँ से अष्टम में आएगा ना, तो ये यहाँ पर शुभ दे देगा।
जो कन्या राशि है, कन्या राशि में ये शुभ भाव देगा, तुला राशि में ये चिंता का बढ़ाएगा, मानसिक चिंताएं देगा, और उसे अगली राशि में है ये व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाएगा, जो उससे दशम भाव की राशि आएगी वृश्चिक राशि, और अब से अगली राशि धनु राशि में ये अच्छे फल देगा, बहुत बढ़िया फल देगा। और उसके 12वीं राशि जो है मीन राशि में ये अच्छे फल नहीं देगा, मकर में भी अच्छे फल नहीं देगा, धनु राशि के बाद मकर राशि में भी ये बहुत हानि कराएगा, तो इसे बचना चाहिए। जहाँ तक रही बात की नक्षत्र की जो बात हो रही थी, इस नक्षत्र के देवता हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के, जिसमें ये ग्रहण लग रहा है अजय कपाद, कि ये भगवान शिव की रुद्र शक्ति का ही एक स्वरूप है। तो भगवान शिव नारायण शिव की ही उपासना करनी चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे कहा ग्रहण काल में स्नान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात्रि में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो जो भी ग्रहण का काल प्रारंभ हो उससे पहले स्नान करके जप के लिए बैठ जाएं। और स्नान अगर तीर्थों का स्मरण करेंगे, नदियों के गंगा जल से अगर करेंगे तो बहुत उत्तम, नहीं तो गंगा जल का माँ गंगा का स्मरण ही कर लें तो भी बहुत उत्तम रहेगा। परंतु जप जरूरी है, और जप नहीं किया और सूतक काल में अगर भोजन ग्रहण कर लिया, केवल भोजन उन लोगों को करना है जो बच्चे हैं, रोगी हैं, बहुत वृद्ध हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों को उपवास रखना चाहिए और पूरे नियम से, श्रद्धा से, भक्ति से करें, तभी इस ग्रहण के काल को वो ऐसे पार करेंगे जैसे कीचड़ में कोई जीव फंस जाता है ना, फंसा रह जाएगा अगर इसके अवहेलना की तो, और वैसे निकल जाएगा जैसे अभी कृष्णा जी चर्चा कर रहे थे ना, कैंचुली इनको दिखी, सांप जैसे कैंचुली छोड़ देता है ना, ऐसे जीव इस संसार से मुक्त हो जाएगा, समस्याओं कलेशों से मुक्ति पा लेगा। बिल्कुल, तो इसके प्रभाव से इसका प्रभाव इतना पता नहीं चलेगा जो आपने बताया। मैं बात करूं आचार्य गिरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कुंभ राशि रह गई है, मीन के बारे में तो आपने बताया, लेकिन कुंभ राशि जिसमें ये आ रहा है चंद्र ग्रहण, क्या असर और क्या उपाय करें? कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि पर एक ग्रहण लग रहा है, और कुंभ राशि जो नक्षत्र है इसका पूर्वा भाद्रपद है, इसके जो कारग्रह गुरु हैं, इसके देवता अज हैं, जो शिव का स्वरूप माना गया है। दूसरी बात, सिंह राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, साथ में बुध और केतु दोनों हैं, सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, तो चंद्रमा की देखने की स्थिति जो सूर्य की है 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो कही जाती है, और सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। तो करना क्या है, देखिए कुंभ राशि वालों को शुभ फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत अशुभ फल प्रदान करेगा। इससे बचने का जो उपाय है, शिव के मंत्रों की जाप करें, अथवा क्योंकि मानस में लिखा गोस्वामी जी ने बालकांड के दूसरे श्लोक में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपि चंद्रा सर्वत्र बंदते, जिनकी कृपा से टेढ़ा चंद्रमा पूजनीय है, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र या शिव जी की आराधना करना कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, और जो भी अनिष्ट होने वाला होगा इस चंद्र ग्रहण से, कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, तो भगवान शिव की आराधना करनी है। कुंभ क्या, बल्कि अगर हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा तो उन्होंने साक्षात अपने माथे पे विराजित किए हुए हैं, तो मुझे लगता है हर किसी को भगवान शिव की अगर आराधना करें तो उनके लिए अच्छा ही होगा। आचार्य कृष्णा जी? बिल्कुल, भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ ये बता दें, महामृत्युंजय का जाप बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है, उनका आप मानसिक रूप से करें या आप बोल के अच्छे से कर सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला पे कर लीजिए, नहीं तो हाथों पे आप कर सकते हैं। तो आप जो है देखिए, जब चंद्रमा आपके अगर राशि का स्वामी है, या फिर उस समय ग्रहण लग रहा है, और चंद्रदेव कहाँ आपने बताया माथे पर विराजमान, भगवान शिव के मस्तक पे हैं, तो ऐसे में जो है भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ ही चंद्रशेखर भी कहा है भगवान शिव को, तो उनका नाम लेते हुए आप जो है पूजा आराधना करेंगे। देखिए, ग्रहण लग रहा है, उस दौरान जो है आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। फायदा कैसे? आप जो है रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज कोई ना कोई पाठ करते हैं, मगर ये समय ऐसा है, यदि आपने कोई भी मंत्र या कोई भी आपने पाठ अगर करना चालू कर दिया, कहते हैं हनुमान चालीसा में 7 बार पाठ करिए, तो वो पाठ उस समय आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, क्योंकि उसका जो कह सकते हैं सिद्ध हो जाता है, और उसका जो बल है ना वो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो आप जो है बल्कि इस ग्रहण में लाभ भी उठा सकते हैं। बस कोशिश ये करिएगा,
कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि कई जैसे कि हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, काटने का, जलाने का, सिलने का, ये सब काम करने बैठ जाती हैं, क्योंकि उनके लिए ये हानिकारक है, उनके बच्चे के ऊपर हानिकारक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो खाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बाद में जब पता लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर असर होता है, मेंटली तौर पे आप बच्चों को देखते हैं, कभी हाथ पैरों पे कहीं किसी का कट लगा होता है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाता है। जरा सी आपकी लापरवाही आपकी संतान के ऊपर पड़ती है, जो कहीं ना कहीं कष्टदायी आपको पूरा जीवन आपको भुगतना पड़ता है। तो कोशिश ये करिए भगवान शिव के नाम का जाप कीजिएगा, और हो सके एक नारियल रख लीजिएगा। आप जो है जटा वाला नारियल रखना, पानी वाला, अपने घर परिवार के सभी लोग उसमें हाथ लगाएं। अगर गर्भवती महिलाएं तो वो तो अपने पास में रखें। और वो आज तो देखिए चैनल पे या यूट्यूब पे आप जो है लगाइए, भगवान का कोई भी मंत्र का जाप सुनते रहिए। खुद बोल नहीं सकते तो सुनते रहिए। इसके साथ ही जो है आप क्या कर सकते हैं, भजन सुनिए, या बच्चे हमारे अगर और भी हैं घर में जो लोग हैं, वो लोग क्या है भगवान की कोई भी मूवी वगैरह लगा के देख लें। इससे भी हमारा जो है समय हमारा जो है एकदम बीत जाता है। अब ऐसे में यहाँ पे आपको जैसे मैं उपाय बता रही थी, जटा वाला नारियल हो गया, एक जो है जल का पात्र ले लीजिएगा, खुला होना चाहिए, उसको ढकना नहीं है, वो आप अपने घर में बीचों बीच आपने रख देना है। चावल होए, चावल सभी के हाथ लगा के उस चावल को वहां पे रख दीजिएगा। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस दौरान सभी उस चावल को स्पर्श करके वहां पर रख दिए। अब आपको क्या करना है, एक लहसुन होगा, लहसुन को आपने क्या करना है, उसको क्या आपने किसी भारी चीज के नीचे, वो भी सफेद रंग के कपड़े के साथ भारी चीज से दबा देना है। और एक चीज बता दूं, जब भी ग्रहण पड़ता है या फिर राहु और चंद्रमा का ऐसा युति हो, उस दौरान उस व्यक्ति को, जब राहु की अशुभ स्थिति हो, उस व्यक्ति को कभी भी लहसुन रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और खाना भी उससे क्या है, मुंह में अलग से एक बास आती है। प्लस जो है घर में धुएं वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका भी प्रभाव। अगर ग्रहण के समय आप, कई लोग होते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती जला लेते हैं, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। ज़रा मैं प्रोफेसर साहब से भी एक आध सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं जानना चाहूँगी आपसे डॉक्टर सुनील कि भाई देश पर कितना असर, क्योंकि बहुत कुछ देश विदेश में अभी चल रहा है, उसके बारे में मैं आपसे जानूंगी। लेकिन प्रोफेसर संजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या क्या असर, अगर मैं प्राकृतिक तौर पर जानना चाहूँ तो क्या क्या असर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। चाहे मैं उत्तरकाशी के धराली की बात करूं, या थोड़े दिन पहले चमोली के थराली की बात करूं, चाहे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं या फिर हिमाचल की बात करूं, तो इस वक्त पूरे देश में हाहाकार है। क्या भूकंप आने के कितने चांसेस हैं इस ग्रहण के बाद, क्या कुछ और होने वाला है? देखिए, जहाँ तक आप विज्ञान की बात करती हैं, अभी मेरे साथ जो अदर पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, धर्मगुरु जो बैठे हैं, वो इसको धर्म से जोड़ते हैं। और सिर्फ ये सोच लीजिए आपकी इन सब का जो प्रभाव है, जो वास्तव में जो प्रभाव पड़ता है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उसके अलग अलग जो है वो मतलब जो है कारण हम बता सकते हैं। धर्मगुरु अलग तरह से इस तरह को देखते हैं, और हम विज्ञान के में होने के कारण इसको अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ जब भी ग्रहण होता है तो ग्रहण से हमारे वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और जैसे अगर बाई चांस हम आप चंद्र ग्रहण की बात करें, तो चंद्र ग्रहण जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता हमारे वातावरण को और हमारी अर्थ पे प्रभाव डालने को, जितना सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि सूर्य हमारी अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी हमारे को एनर्जी मिल रही है, जितना भी हमारे को लाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उन सब का जो स्रोत है वो सूर्य है। क्योंकि सूर्य हमारी अर्थ से जो है सबसे नज़दीक तारा है, जिससे कि हमको लाइट भी मिलती है और एनर्जी भी मिलती है। और जितनी भी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी अर्थ को कंट्रोल करने वाली, या यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम जो हमारे आसपास हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाली सूर्य की एनर्जी है। अब जहाँ तक रही चंद्र ग्रहण की बात, क्योंकि जैसे हमारे धर्मगुरु बताते हैं कि इस राशि पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हर ग्रह का जो स्वामी है वो कोई ना कोई ग्रह है। और जिस समय ये ग्रहण की स्थिति आती है, उस समय ग्रहण की स्थिति के कारण जो ग्रहों का जो इम्पैक्ट होता है अर्थ पे, जो ओवरऑल गुरुत्वाकर्षण होता है या ओवरऑल जो उनसे एनर्जी आ रही है, उन एनर्जीज के कई कम्युलेटिव इफेक्ट जो है पूरे जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से एक अलग तरह का इफेक्ट जो हमारी अर्थ पे पड़ता है। अभी जैसे हमने बताया कि जैसे जब ये चंद्रमा जो है हमारे अभी ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो है वो हमारे अर्थ के पीछे की साइड होगा और हम सूर्य को देख रहे होंगे, तो उस समय पे जो है
कि चंद्रमा और सूरज की जो गुरुत्वाकर्षण है, जो अर्थ के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है, वो बहुत अलग हो जाता है। पहले जहां दोनों एक तरफ अगर हो और तब हमारी अर्थ हो, और इस समय क्या है कि हमारी अर्थ बीच में है और एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ वो है, तो दोनों ही परिस्थितियों में जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण से क्या होगा कि हमारी अर्थ का जो नेट, हमारी अर्थ पे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारी अर्थ जो है उसके अंदर, हमारी अर्थ एक जैसी नहीं है। हमारी अर्थ के अंदर कुछ तरल पदार्थ है, कुछ उसमें चट्टाने हैं, कुछ उसमें सॉलिड मटेरियल है, और तब हम इसके ऊपर धरा के ऊपर रहते हैं। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो उन सब चीजों पे जो अर्थ के अंदर है उन पे भी हमारा जो है फर्क पड़ता है, और वो कितना फर्क पड़ता है वो डिपेंड करता है कि उनकी स्थिति उस समय पे कैसी है अर्थ के अंदर। तो डिपेंड करता है कि उनकी स्थिति कैसी है। और जहां तक हम कहते हैं कि भाई जो भूकंप आने वाला है, ये आने वाला है, तो इस पे बहुत ज्यादा फर्क मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फर्क जो है ग्रहों की स्थिति का पड़ेगा इस समय पे। वैसे तो पड़ता है, पर इस समय पे बहुत ज्यादा फर्क उनके लिए, या वो मेजर कारण नहीं है कि अर्थक्वेक आएंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं पे, क्योंकि अर्थक्वेक के लिए बहुत सारे कुछ और फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कहाँ पे हमारी अर्थ पे जो है फॉल्ट्स है, मतलब आपके हिसाब से जरूरी नहीं है कि भूकंप आए, अर्थक्वेक आए, लेकिन जो ये बारिश का सिलसिला चल रहा है ये इसमें थोड़ी कमी आएगी। ज्यादातर जो विज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ, ये क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस है। ओवरऑल हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है, या पूरी अर्थ के जो मतलब जो हमारी जो पृथ्वी पे जो क्लाइमेट है, वो काफी वर्षों से हम देख रहे हैं कि इसमें चेंज आ रहे हैं। तो जहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी का मौसम था वहां पे जो है गर्मी बढ़ रही है, हो गई, और जहाँ पे गर्मी थी वहां पे सर्दी। तो क्लाइमेट अपने बारिश हो रही है तो होती जा रही है, मतलब क्लाइमेट चेंज आप कह रहे हैं, लेकिन असर थोड़ा बहुत, बिल्कुल असर थोड़ा बहुत जो है वो प्रकृति में देखने को इसका मिल सकता है। जी, ये तो साइंटिफिक उससे मैंने बात कर ली, लेकिन देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, देश में क्या कुछ हालात हो सकते हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण वाले दिन, ये भी हम जानेंगे। पूरा एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, और आचार्य मदन जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं देश की बात करूं या दुनिया की बात करूं, ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है? देखिए, ग्रहण जब लगता है ना, जिस राशि में लगता है, पहले तो उसके नक्षत्र को हम पकड़ते हैं, क्योंकि नक्षत्र से ही जब मुहूर्त निकाले जाते हैं तो नक्षत्रों का उसमें बड़ा महत्व होता है। उन राज्यों पर संकट आएगा जिन राज्यों के मंत्रियों ने या राजा ने इस नक्षत्र में शपथ ली होगी, क्योंकि नक्षत्र पीड़ित है। इस नक्षत्र में ग्रहण है तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से वहाँ उथल पुथल होनी है। और जब वर्षा की जहाँ तक बात कही, तो जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश की जो कुंडली बनती है, सूर्य महाराज जब प्रवेश करते हैं उस समय वर्षा की स्थिति के बारे में भी वो बताते हैं। तो सूर्य ही राजा है इस समय, सूर्य ही मंत्री है, तो वर्षा के कारक के रूप में भी सूर्य को देखा जाता है। तो इस वर्ष अधिक वर्षा होने का ये भी कारण है कि जो से पूर्व से ही हमने, क्योंकि नक्षत्र में तो प्रवेश बाद में होता है सूर्य का, पर कुंडली पहले तैयार हो जाती है, क्योंकि काल गणना इतनी सटीक है, यानी ज्योतिष जो है वो गणित आधारित है। और ये भी कहा गया गणितेषु प्रवीणः, कि गणित में जो प्रवीण हो वही ज्योतिषी बन सकता है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जो कैलकुलेशन कर रहे थे, विज्ञान का विरोधी नहीं है ज्योतिष, विज्ञान के बल पर ही ज्योतिष खड़ा है। यानी गणित के आधार पर जो ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर ही फलित किया जाता है, तो कहीं कोई विरोध नहीं है। हाँ, जितना विज्ञान खोज करके शोध करके लाएगा वो सब स्वीकार्य है, वो हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, इस बात को मान के चलिएगा। सिर्फ नक्षत्रों की बात की, जो नक्षत्र में जो जुड़ा हुआ है उस नक्षत्र से, उनको विशेष पूजा, दान, स्नान इत्यादि करने की जरूरत है, ताकि उसको प्रकोपों से बचा रहे, क्योंकि हम सब इंटरनल लिंक कनेक्टेड हैं। देखिए, हमारे उपनिषद में कहा है ना, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड और पिंड सब जुड़े हुए हैं। और आप, मैं, डॉक्टर गिरीश जी, सब जितने भी कम्युनिटी है इस पृथ्वी में, सब एक दूसरे से कहीं लिंक्ड हैं। हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बाहर नहीं है। वहां कुछ खगोलीय घटना घटेगी तो उसका सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं असर होगा। बिल्कुल, यही हमारा तंत्र, यही हमारा अध्यात्म। बिल्कुल। तो मतलब कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ ऐसे बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं इस चंद्र ग्रहण को लेकर, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में भी होंगे, लेकिन जो अब तक हमने जाना और समझा कि आपको एहतियात ज़रूर बरतनी है। जो उपाय आपको बताए हैं हमारे तमाम ज्योतिषाचार्यों ने, उनको आप करेंगे तो इस चंद्र ग्रहण का असर आपको कम देखने को मिलेगा। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।